अपने भाई की ज़िंदगी की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है रूबी। ये बोलकर रूबी वहाँ से सीधे अथर्व के बंगले पर चली जाती है। अब आगे चलो तुमसे कोई मिलने आया है। जेल की लोहे की सलाखों को डंडा मारकर एक हवलदार बोलता है। हवलदार की आवाज़ सुनते ही जेल की चारदीवारी में ज़मीन पर लेटा हुआ 40 से 45 साल का आदमी, जिसके हाथ उसकी आंखों में थे, अपने हाथ हटाकर आंख खोलता है और हवलदार से पूछता है, मुझसे मिलने आया है? कौन आया है? मुझे नहीं पता, जाके खुद देख ले। ये बोलकर हवलदार वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में उसे एक हवलदार मिलने वाली जगह पर लाता है, जहाँ एक हैंडसम नौजवान कुर्सी पर बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। वो आदमी जैसे उस लड़के को देखता है तो उसका खून खौल उठता है और उसकी तरफ गुस्से में उस पर हमला करने दौड़ता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू यहाँ आया है मेरी आंखों के सामने? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। वो आदमी उस पर हमला करने आता है, लेकिन उनके बीच दीवार होने की वजह से वो उस पर पहुंच ही नहीं पाता। वहाँ सिर्फ एक जाली थी जिससे वो एक दूसरे को देख और बात कर रहे थे। उसकी इस तरह की बेवकूफ़ाना हरकत पर अथर्व हंसने लगता है। उसकी हंसी देख उस आदमी का खून उबलने लगता है। अथर्व को बहुत अच्छा लग रहा था। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। उसने सबसे बड़े दुश्मन को इस तरह तड़पता हुआ देखकर, कैसे हो जीत राय? अथर्व बहुत ही कोल्ड टोन में बोलता है, तू क्या समझता है कि तू कामयाब हो गया? लेकिन ये मत भूल, कोई भी जेल जीत राय को ज़्यादा दिन तक कैद में नहीं रह सकती। बहुत जल्द मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा और बाहर निकलते ही सबसे पहले तुझे मारूँगा। जीत अपने दांतों को कसते हुए बोलता है, बिल्कुल, क्यों नहीं। अथर्व ओबराय अपने दुश्मन को पूरा मौका देता है। कभी बाहर आओगे तो ज़रूर मुलाकात होगी। अथर्व एक इस्माइल के साथ बोलता है, क्यों किया तूने ऐसा, क्यों? मैंने तुम्हें अपना बेटा माना था, तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता था और तुमने मेरी ही पीठ में छुरा घोंप दिया। जीत दीवार पर गुस्से से हाथ पटक कर कहता है। अर्थ कुर्सी से उठकर उसके पास जाता है। उसकी आंखों में आग और चेहरे का पर गुस्सा था। शिव ओबरॉय नाम याद तो है ना तुम्हें? शिव ओबरॉय, तुम उसे कैसे जानते हो? ये नाम सुनते ही जीत के जैसे पैरों तले से जमीन ही निकल जाती है। मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं अथर्व ओबरॉय, उसी शिव ओबरॉय का बेटा हूँ। अथर्व अपने दांतों को गुस्से से कसता हुआ बोलता है। ये सुनते ही जीत की आंखें हैरानी से फट जाती हैं। वो सोच भी नहीं सकता था कि अथर्व उसी इतना करीब से जानता था। जीत की ये हालत देखकर अथर्व मुस्कुराता है। वो जेल की दीवारों को छूकर बोलता है, ये जेल की दीवार याद है जीत? कभी इन्हीं दीवारों के पीछे मेरे बाप ने अपना दम तोड़ा था। तुमने ही उन्हें यहाँ भेजा था ना। जो इंसान सिर्फ अपनी इज्जत के लिए जीता था, उसी पर तुमने किसी का इज्जत लूटने का इंजाम लगाया था ना। अथर्व अपने पापा के बारे में सोचकर थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन वो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन कोड ही रखता है। ओह, तो तुम उसकी औलाद हो, यहाँ बदला लेने आए हो? जीत सॉफ्ट से बाहर निकल जाता है और बोलता है, सही कहा, मैं यहाँ बदला लेने ही आया था। वो सब कुछ वापस छीनने जो मेरे पापा का था। ये सारी प्रॉपर्टी सब कुछ मेरा है, मेरे बाप का। अथर्व उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है। दोनों की आंखों में गुस्सा था। अगर बीच में दीवार न होती तो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते। और मेरा बदला अभी खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करना है मुझे। तुमने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया था ना। मेरे हंसते खेलते परिवार को एक झटके में बर्बाद कर दिया। उसका बदला भी लूँगा, लेकिन क्या? क्या करने वाले हो तुम? जीत पूछता है।
उसकी बेचैनी देखकर अधर्व को बहुत मजा आता है। लेकिन अब बदला मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे बदले तुम्हारी बेटी से लूँगा। अधर्व अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल के साथ बोलता है। अधर्व की बात सुन जीत बौखला जाता है और जालियों को जोर से पकड़ता है। ओए, मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, नहीं तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अधर्व उसके इस तरह बौखलाने पर हंसने लगता है। हा 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 हा, तुम्हारी बेवकूफ़ बेटी, कितना आसान था उसे बेवकूफ़ बनाना। तुम्हारी बेटी तुम्हारे गुनहगारों की सजा भुगतेगी, हर रोज भुगतेगी। नहीं, देखो जो किया मैंने किया, उसके साथ कुछ गलत मत करना, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है। जीत उससे विनती करता है। उसका कसूर है और वो यह है कि वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है जिसकी सजा उसे मिलेगी और मैं उसे देकर ही रहूंगा। अधर्व की आंखों में खून उतर आता है और वो गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस लेता है। मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे परिवार के साथ किया, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। मेरी बेटी को बख्श दो प्लीज़। जीत अपने दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता है। हा 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 हा, माफ़ी? और तुम्हें मिस्टर जीत, तुमने जो किया वो गुनाह था और गलती माफ़ी की दी जाती है, गुनाहों की सिर्फ सज़ा होती है। मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारी बेटी को बहुत तबीयत से सजा दूंगा। उसका सांस लेना, उसका एक एक पल मौत से भी बदतर बना दूंगा। अपने इन्हीं पैरों तले उसकी इज्जत को रौंद दूंगा, तार तार कर दूंगा, हर रोज तड़पाऊंगा उसे। और तू बस बेबस होकर अपनी बेटी की बर्बादी का तमाशा देखेगा। जीत अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगता है। ऐसा मत करो प्लीज, ऐसा मत करो, मैं भीख मांगता हूँ। तू चाहे तो मेरी जान ही ले ले, लेकिन उसे छोड़ दे। उसे ऐसे गिड़गिड़ाता देख अधर्व को बहुत सुकून मिलता है और वो बोलता है, वो कोड आवाज़ में बोलता है, तुझे इस तरह से गिड़गिड़ाता हुआ देख मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन इतना तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है। तेरी गुनाह इतने ज़्यादा हैं कि उसका बोझ तू अकेले नहीं उठा पाएगा, साथ में तेरी बेटी को भी उठाना होगा। नहीं अधर्व, वो बेकसूर है। उस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं है। उसे किस बात की सज़ा दे रहे हो? जीत गिड़गिड़ाते हुए बोलता है। उसे बख्श दो अधर्व, आखिर उसने प्यार किया था तुमसे। लेकिन मैंने नहीं किया था, मैंने सिर्फ उसे फंसाया था, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारी बेटी वो तोता है जिसमें तेरी जान अटकी है। तेरी गुनाहों की उसे सज़ा मिलेगी। उसे तड़पता देख तुझे दुख होगा और तुझे तड़पता देख मुझे सुकून मिलेगा। यह कहकर वह चला जाता है। रूबी अधर्व के बंगले के गेट के पास पहुंचती है, जिसे देखकर बाहर खड़ा वॉचमैन उसके लिए दरवाज़ा खोल देता है और रूबी अंदर चली जाती है। रूबी के कपड़े भीगे हुए थे, एक्चुअली वो पूरी ही भीगी हुई थी। उसके बालों से और कपड़ों से पानी टपक रहा था। बारिश अभी भी हो रही थी। रूबी बंगले के अंदर जाती है। अधर ने हाल में ही शहर का सबसे बड़ा और शानदार बंगला खरीदा था, वो भी मुँह मांगी कीमत पर। अधर्व का बंगला बहुत ही बड़ा और शानदार था। बहुत सारे नौकर थे जो हाथ बांधे ऑर्डर का इंतजार करते थे। अधर्व अकेला ही इतने बड़े बंगले में रहता था। घर के हर काम के लिए अलग अलग नौकर थे। बिल्कुल किसी राजा जैसी शासन था उसका। बंगले के अंदर एंट्री करते ही वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके कदम वहीं ठहर जाते हैं। अंदर का माहौल देख रूबी का दिल बैठ जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका दिल जैसे धड़कना बंद ही कर देता है। देखती है कि उसी की बेस्ट फ्रेंड अधर्व की गोद में बैठी हुई थी। दोनों के बीच हवा के गुजरने का भी फासला नहीं था। अधर्व उसे किस कर रहा था। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे को किस कर रहे थे।
रूबी ये देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। तभी अचानक अधर्व की आंखें उस पर पड़ती हैं और वो किस करना बंद कर देता है। करिश्मा भी देखती है कि रूबी वहाँ खड़ी थी। ओ तुम्हारी स्लेव आ गई। अब ये मत बोलना कि तुम मुझे छोड़कर उसे अटेंड करने वाले हो। करिश्मा अपने फेस को बेचारा सा बनाकर बोलती है, जिसे देख अधर्व हंस देता है और बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट माई लव। तुम दोनों में फ़र्क है। तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और ये कुछ भी नहीं। तुम मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी ही रहोगी। अधर्व के मुंह से ये सब बात सुनकर करिश्मा का तो दिल खुशी से उछल पड़ता है और वो फिर से उसके होंठों पर टूट पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अधर्व की बात सुनकर रूबी के जैसे दुनिया ही जल गई हो, जैसे उसके अपने, उसका संसार, उसकी उम्मीदें चकनाचूर हो गई हों। उसके और अधर्व के बीच अब कोई प्यार का रिश्ता नहीं, ये तो वो जानती थी, लेकिन कहीं न कहीं उसका दिल नहीं मान रहा था। उसे अब भी उम्मीद थी। अब लगता है कि उसका दिल भी मान गया है कि उनका रिश्ता सिर्फ एक धोखा था और कुछ भी नहीं। रूबी वहीं अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी रहती है। उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड, बचपन से जिसके साथ उसने अपनी ज़िंदगी की हर बात शेयर की, हर चीज़ शेयर की, आखिर उसने ही उसे धोखा दे दिया था। अब भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब इसके पागल दिल ने ये बोलना भी बंद कर दिया था। उसकी सारी उम्मीद खत्म हो चुकी थी। रूबी को उन्हें इस तरह देखकर खुद पर ही घिन आ रही थी कि कैसे इंसान से प्यार किया और कैसी दोस्त बनाई उसने। दोनों कितने घटिया और बेशर्म हैं। रूबी वहीं सर झुकाए खड़ी हुई थी। थोड़ी देर में अधर्व किस बंद करके करिश्मा से पूछता है, व्हेन हैव ड्रिंक माई लव। करिश्मा मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। अधर्व रूबी की तरफ देखकर बोलता है, ए यू कम हियर, गेट मी टू ड्रिंक। रूबी हैरानी से उसकी तरफ देखती है। ड्रिंक, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मैं इसकी नौकर। रूबी सोचते सोचते रुक जाती है। जब उसे समझ में आता है कि वो तो उसकी वाकई में नौकर है, उसे उसकी हर बात माननी ही पड़ेगी। रूबी साइड में लगे एक छोटे से बार की तरफ जाती है और 2 गिलास ड्रिंक लेकर उनके पास खड़ी हो जाती है। दोनों उसके हाथ से गिलास ले लेते हैं। करिश्मा जानबूझकर गिलास छोड़ देती है और वो गिलास रूबी के पैरों पर गिर जाता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है। आह, उफ, सॉरी, गलती से मेरे हाथ से छूट गया। करिश्मा अधर्व की तरफ देखकर बोलती है, बेबी मैं तुम्हारे गिलास से पी लूँ, मेरा गिर गया ना। ऑफ कोर्स माय लव। अधर्व उसे अपना गिलास दे देता है और रूबी की तरफ देखकर बोलता है, आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रही हो, फ्लोर की साफ करो। अधर्व वहाँ से उठकर चला जाता है और करिश्मा वहीं बैठी रहती है और ड्रिंक एंजॉय करती है। रूबी फ्लोर की नींद करने लगती है। तभी करिश्मा अपना पैर उसके हाथ पर रख देती है, जिससे रूबी को बहुत दर्द होता है और उसकी आंखों में आंसू निकल आते हैं। रूबी को इस तरह देखकर वो मुस्कुराती है और धीरे से उसके पास आकर बोलती है, दर्द हो रहा है ना, मुझे भी होता था जब मुझे हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए तुम्हारे सामने भीख मांगनी पड़ती थी। तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे खिलौने मुझे भीख में मिलते थे। मेरे पापा तुम्हारे घर के नौकर थे, इसलिए तुम लोग हमें भीख देते थे ना। आज देखो तुम कहाँ और मैं कहाँ। आज मैं इस घर की मालकिन और तुम नौकर हो। अधर्म अब मेरा है, ये घर अब मेरा है, तुम्हारा सब कुछ अब मेरा है और अधर्व की वाइफ की पोजीशन भी अब मेरी है। उसकी वाइफ मैं बनूंगी और तुम बनोगी उसकी रखैल। करिश्मा की बात रूबी को खंजर की तरह चुभ रही थी और वो उससे आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। उसने हमेशा उसे अपनी बहन की तरह माना और उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि करिश्मा उससे इतना ज़्यादा नफरत करती है।
करिश्मा सीधा उठकर अथर्व के पास जाती है, जो बार पर अपने लिए ड्रिंक बना रहा था, और जाकर उसे पीछे से हक कर लेती है। बेबी, आई लव यू सो मच। अथर्व मुस्कुराता है और उसे लव यू टू बोलता है, और फिर उसे घर जाने के लिए बोलता है। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। करिश्मा ऑब्जेक्शन करने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि वो जानती है कि अथर्व ने जो बोल दिया वो बोल दिया। जो लोग उससे बहस करें उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और अथर्व को गुस्सा दिलाना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तो वो चुपचाप मान जाती है और गाड़ी में अपने घर के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही अथर्व की नज़र रूबी पर पड़ती है, जो वहाँ चुपचाप सर झुकाए खड़ी थी। अथर्व उसके पूरे शरीर को ऊपर से नीचे तक देखता है, जो पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके बालों से अभी भी पर पानी टपक रहा था। अथर्व उसके पास जाता है और उसके हाथ में शराब का गिलास दे देता है और बोलता है, इसे पियो अभी के अभी। रूबी को शराब की स्मेल भी पसंद नहीं थी। वो मना कर देती है, नहीं, मैं नहीं पी सकती, मुझे ये पसंद नहीं है। रूबी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है। अथर्व अपनी बाहें तान कर बोलता है, क्या मैंने पूछा तुमसे कि तुम पीना पसंद करोगी या नहीं? मैंने रिक्वेस्ट नहीं की है, ऑर्डर दिया है। अथर्व उसके पास आके उसका मुंह पकड़कर उसे जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन गिलास के करीब आते ही रूबी थोड़ा झटक देती है, जिससे उसका हाथ गिलास को लगता है और गिलास जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिस पर अथर्व का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो उसके बालों को कस के पकड़ लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, और वो रोने लगती है। क्या तुम भूल गई हो कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ? मुझे मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अथर्व उसे खींचकर रूम में ले जाता है। अथर्व उसे खींचकर रूम में ले जाता है और उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे वो सीधा बिस्तर पर जाकर गिर जाती है। अथर्व दरवाज़ा बंद कर देता है और वो उसकी तरफ देखता है और उसे कमांडिंग टोन में बोलता है, सीड्यूज मी राइट नाउ। अथर्व का इतना भयानक रूप का देखकर रूबी डर के कांपने लगी। उसे आर्डर न मानते देख अथर्व उसके करीब आता है, उसे बिस्तर से बाल पकड़कर उठाता है और एक झटके से उसके टाप को फाड़ डालता है। रूबी अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेती है। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर बिखरे पड़े थे। अथर्व का 6 फुट का शरीर, उसकी वेल बिल्ड मस्कुलर बॉडी, उसका हैंडसम फेस देखकर कोई भी अपना दिल हार सकता था। शहर की बहुत सारी लड़कियों के लिए उसके साथ एक रात भी बिताने को मिल जाए, ये सपने जैसा ही था। लेकिन रूबी उनमें से नहीं थी। उसे प्यार किया था, वो भी सच्चे दिल से। उसका चेहरा देखकर नहीं, उसका दिल देखकर। वो दिल उसकी हकीकत को तो देख ही नहीं पाई, उसने सिर्फ वो देखा जो उसे दिखाया गया था। रूबी अंदर से इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी और डरी हुई थी कि वो एक पुतले की तरह खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं कहती। अथर्व उसे उठाकर बिस्तर पर पटक देता है और खुद भी उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो उसे पागलों की तरह किस करने लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो एकदम से रुक जाता है और देखता है कि रूबी अपनी आंखों को कसकर बंद किए हुए पड़ी थी। उसे इस तरह लाश की तरह पड़ा हुआ देखकर उसका गुस्सा हद पार कर जाता है और वो उसके ऊपर से खड़ा हो जाता है। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। अच्छी बात है, मैं अभी हॉस्पिटल फ़ोन करके तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट रुकवा देता हूँ। अपने भाई का नाम सुनते ही रूबी घबरा कर खड़ी हो जाती है। अथर्व फ़ोन करने ही वाला होता है कि वो उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं प्लीज़, भगवान के लिए ऐसा मत करो।
तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज़ मेरे भाई का ट्रीटमेंट मत रुकवाओ। रूबी गिड़गिड़ाने लगती है। रूबी को इस तरह गिड़गिड़ाता हुआ देखकर उसका गुस्सा कुछ हद तक कम हो जाता है। वो उसे पास आता है और बोलता है, मुझे लाशों के साथ सेक्स करने का कोई शौक नहीं है और ये बात तुम हमेशा याद रखना। मैं तुम्हारा मालिक हूँ और एक अच्छे स्लेव को आना चाहिए कि अपने मालिक को कैसे खुश करते हैं। आई एम सॉरी, तुम जो कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना है। रूबी एक हारी हुई आवाज़ में बोलती है, गुड, वेरी गुड, देन मेक ए मूव। रूबी समझ जाती है और वो आगे बढ़कर अधर्व के होठों पर किस करने लगती है। अधर्व उस पर किसे भूखे दरिंदे की तरह टूट पड़ता है। रूबी अभी वर्जिन थी। वो शादी से पहले ये सब नहीं करना चाहती थी, लेकिन देखो तो उसकी किस्मत, आज उसे क्या करना पड़ रहा था। उस इंसान का छूना आज उसे बेहद दर्द दे रहा था, जिसकी वो कभी हो जाना चाहती थी। अधर्व का ये रूप उसके लिए बहुत ही भयानक था। ऐसा लग रहा था जैसे अधर्व नहीं कोई और ही हो। जिस आंखों पर उसने हमेशा अपने लिए प्यार और केयर देखी थी, आज उन आंखों में गुस्सा था, नफरत थी, हवस थी। अधर्व अपनी दरिंदगी को कामयाब रखते हुए था, ये जानते हुए कि रूबी अभी वर्जिन है। उसने कोई दया नहीं दिखाई। रूबी के दर्द की कोई सीमा ही नहीं थी। वो लगातार चीखे जा रही थी, लेकिन अधर्व में तो जैसे कानों में रुई डाल रखी थी। अधर्व अपनी स्पीड को स्लो नहीं करता, बल्कि उससे भी ज़्यादा तेज कर देता है। वो रूबी की तरह देखता है। रूबी की आंखें आंसुओं से भरी थी। दर्द हो रहा है मेरी जान, बहुत दर्द हो रहा है ना। अब इस दर्द की आदत डाल लो, क्योंकि ये दर्द ही तुम्हारी तकदीर है। मैं तुम्हें इतना दर्द दूंगा जिसकी कोई हद ही नहीं होगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो धर्म, आखिर क्यों? हम तो एक दूसरे से प्यार करते थे ना, फिर क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो, ये जानते हुए भी कि जवाब क्या होगा। रूबी अपने आप को पूछने से रोक नहीं पाई। प्यार और तुमसे सवाल ही नहीं उठता। तुम तो सिर्फ मेरी ज़रूरतों को पूरा करने का जरिया हो मेरी जान, मेरे टाइम पास का सामान। रूबी को तो बहुत तकलीफ हो रही थी और अधर्व की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थी। इसका मतलब हमारे बीच जो भी हुआ था वो प्यार नहीं, तुम सिर्फ मुझे इस्तेमाल करना चाहते थे। क्या कभी भी तुमने प्यार नहीं किया? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों तोड़ा मेरा दिल? रूबी के इतने बेवकूफ़ी भरे सवाल पर अधर्व हंसता है। उसकी हंसी शैतानी थी, बहुत शैतानी। मेरी माँ की दुर्दशा का जिम्मेदार है तुम्हारा बाप। मेरे बाप की आत्महत्या के और मेरे छोटे भाई की मौत का जिम्मेदार है तुम्हारा बाप। बहुत गुरूर है ना उसे अपनी इज्जत पर, अपने बेटे पर। उसकी इज्जत को मैंने अपने अपने ही पैरों तले न रौंदा तो मेरा नाम ही अधर्व ओबरॉय नहीं। अधर्व की आवाज़ में, उसके एक्शन में उसका गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है अधर्व, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। जिस प्रॉपर्टी पर वो बुढ़ा कुंडली मार कर बैठा था ना, वो मेरे बाप की थी। मेरे बाप को सेक्स स्कैंडल के झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर उन पर रेप केस कर लगवाया है। तुम्हारे बाप ने सारी प्रॉपर्टी माँ के नाम पर थी। मेरे पापा के बेगुनाही के सबूत वो देगा, ये बोलकर मेरी माँ से सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाई। तुम्हारे बाप ने मेरे छोटे भाई को और मुझे किडनैप करवाया और फिर हमें चलती हुई गाड़ी में फेंकवा दिया, जिस वजह से मेरा छोटा भाई मर गया। ये सब तुम्हारे पापा ने करवाया है, सिर्फ तुम्हारे बाप ने। उसने मुझे, मेरा परिवार और मेरा सारा परिवार छीन लिया। बूढ़ा मेरा गुनहगार है, मैं उसका बदला तुमसे लूँगा और हर रोज़ लूँगा। तुम्हारा हर दिन नरक के जैसा बदतर होगा। ये सुनकर रूबी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था
कि उसके पापा ने अपना सारा बिजनेस उसके नाम पर चला रखा है। वो सारा बिजनेस उनके पापा का नहीं बल्कि अधर्व के पापा का था। आखिर क्यों किया होगा उसके पापा ने ऐसा? अधर्व पूरी रात रूबी को सेक्सुअली हैरस करता रहा, जैसे सेक्स नहीं बलात्कार हो। रूबी बस दर्द से चीखती चिल्लाती रही। फाइनली कई घंटों के बाद अधर्व के अंदर का जानवर शांत हो गया था और वो सो गया था, लेकिन रूबी की आंखों के आसपास नींद का नामो निशान भी नहीं था। दर्द में पड़ी हुई सारी रात वो अधर्व की बातों को सोच रही थी और आखिरकार उसकी आंखों में भरी होने लगी। किसी ने ठीक ही कहा था कि रोने के बाद नींद सुकून भरी आती है और फाइनली उसकी भी आंख लग गई। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कि मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। दोस्तों, आप लोग कहानी को सुनते ज़रूर हैं पर इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।